फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने एक लाइव क्लास भी ली थी जिसमें कंप्लीट अल्कोहल कर लिया था 1 एंड 10 मिनट की थी, शायद 1 ओवर और 10 मिनट की। तो आप देख लेना, उसमें कंप्लीट अल्कोहल हो जाएगा आपका। उसके बाद स्टूडेंट्स में फिनोल और ईथर रहता है। हेलोअल्कीन ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट 2 नेम रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई एग्जाम्स हो या एचबीएसई, रिमोट रिएक्शंस एंड कोल्बेल इलेक्ट्रोलाइसिस। और उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म ऑलरेडी हम चैनल्स पे पहले से ही कर चुके हैं, तो उनका भी आप हेलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें जो भी क्लास 12 के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमने सारे उसमें प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो वहां से आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियोस में पहले हम स्टूडेंट्स ईथर को कर लेंगे, उसके बाद हम फिनोल को करेंगे। तो ईथर वैसे हम बात करें स्टूडेंट्स तो होता क्या है आपका ईथर, ROR। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ईथर। अगर ROR की जगह अगर H आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अगर एलिफेटिक है, अगर कोई एरोमेटिक रिंग में H को रिप्लेस करके OH, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर ईथर को बनाना हो तो हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है आरत, जिसमें कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन वाले। तो उसमें से अगर आप स्टूडेंट्स H को रिप्लेस कर दो और आप OR ग्रुप ऐड कर दो, मीन्स क्या है इसका कि H को आपने हटा दिया और OR ग्रुप लगा दिया स्टूडेंट्स, ROR, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईथर। तो सिंपल ऐसे ही करते थे ना, हाइड्रोकार्बन में अगर H हटा के OH लगा देते थे तो वो क्या बन जाता था आपका अल्कोहल। अगर कोई एरोमेटिक रिंग थी उसका H रिप्लेस कर देते थे आप OH से, तो वो आपका क्या बन जाता था, फिनोल बन जाता। अब स्टूडेंट्स ये तो जनरल है, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं है, ये तो जनरल आपको पता होना चाहिए कि ईथर है क्या। फिर इसका आयुपैक की बात करें स्टूडेंट्स तो वो होता है इसका एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। दैट मीन्स मान लो आपको ऐसे दे रखा है CH3OCH3। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये ईथर है। और अल्कोहल और फिनोल की आयुपैक नेमिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको वीडियो चेक कर लेना एक बार। तो ये जैसे ऐसे दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, तो अल्कोक्सी एल्केन में अगर सेम है, सिमेट्रिकल है यहाँ पे, तो दोनों साइड CH3 तो आप कैसा भी वर्ड यूज कर सकते हो। से एक कार्बन तो क्या यूज करोगे, मिथ यूज करते हो, ऑक्सी लगाना है, तो क्या लिखोगे आपको इसका, मिथोक्सी और मीथेन। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके पास अगर आपके पास मान लो इस साइड C2H5 हो, इस साइड CH3 हो, तब आप उसके लिए अल्कोक्सी और तो ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर आयुपैक आपसे पूछेंगे यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके वो होंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स आपके, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, कि हम ईथर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो अगर हम देखते हैं पहला थिंग्स, तो आपको ये भी देखा होगा स्टूडेंट्स, मान लो CH3CH2OH ये अल्कोहल है और इसकी अगर रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है, एसिड के साथ में अगर हमने 443 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, तब तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बनता था अल्कीन, पानी बाहर हो जाता था, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो हमने डिस्कस की थी अल्कोहल वाली की। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को कंसंट्रेटेड H2SO4 ये सेम है, लेकिन अगर आप 413 केल्विन पे इस रिएक्शन को जब करवाते हैं स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ईथर का। किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का। अब स्टूडेंट्स हम इसका मैकेनिज्म्स भी देखने वाले हैं। तो ये पहली रिएक्शन है, ये बस यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, अगर 443 हो जाता है तो अल्कीन बनती है, बट अगर 413 आप यूज करते हो तो ईथर बनता है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म्स की बात करें तो कैसे होता है वो देखिए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे ये आपका अल्कोहल है, एसिड से क्या आएगा, H+ आएगा स्टूडेंट्स, तो एसिड से हमने H+, ऑक्सीजन पे आपको पता है लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ टेक करेंगे तो क्या बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में CH3CH2। ऑक्सीजन ने अगर दिए हैं तो आपको पता है इस पे चार्ज प्लस आएगा, ये H है, ये होगा फर्स्ट स्टेप। अब जैसे पहले वाले अल्कोहल में मैकेनिज्म हमने किया था, तो उसमें क्या होता था आपका कि H2 बन के बेटर, तो उसको बाहर निकाल देते थे कार्बन का टाइम, फिर अटैक करता था कोई न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, इस स्टेप तो सेम रहता है, बट अब फिर से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा CH3CH2OH, एक फिर से अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से पानी को बाहर निकाल देगा। तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो CH3CH2, यहाँ से पानी बाहर चला गया तो आप -H2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन ने दिए प्लस CH2CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल नहीं है, अब ये वाला H चला जाएगा और अपने प्रोटॉन देख इलेक्ट्रॉन पेयर देके तो ऑक्सीजन पे फिर से लोन पे आ गया, तो क्या बन गया स्टूडेंट्स आपका CH3CH2O CH2CH3। दैट मीन्स हमने किसकी फॉर्मेशन कर दी, ईथर की। लेके क्या चले थे आप, अल्कोहल। तो इसका एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ टेक किए,
प्रोटोनेशन हो गया। फिर से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, तो उन्होंने ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ टेक किया, पानी बाहर चला गया, फिर आप इसके ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, फिर ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पे जो प्लस है फिर से उसके पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। तो ये हमने कहाँ से अल्कोहल लेके चले थे और क्या बना दिया, ईथर बना दिया। तो ये तो स्टूडेंट्स था फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप्स क्या होता है वो देखिए आप। इसमें एक फेमस रिएक्शन भी होती है स्टूडेंट्स, विल्मसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें आप ईथर बनाते हो। तो वो कैसे करते हैं देखिए, जैसे आपके पास पहले आपने ये देखा था कि जैसे मान लो अल्काइल हैलाइड की अगर आपने रिएक्शन करवा दी बेस के साथ में, तो क्या होता था स्टूडेंट्स, यहाँ पे H और X बाहर निकल जाता था और R1A बन गया। अब फिर अगर इस R1A में मान लो ये आपका R1A है, फिर से आपने कोई अल्काइल हैलाइड डाल दिया HX, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, Na और ये X तो बाहर हो जाएगा और क्या बन सकता है आपके पास, जैसे हमने मान लिया कि RX मान लो आप यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ROR ये तो बन गया ईथर ROR, साथ में बाहर कौन निकल गया, NaX बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का नाम होता है विल्मसन सिंथेसिस रिएक्शन। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। विल्मसन सिंथेसिस रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। आपने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, X, यहाँ पे हेलोजन एटम है, वो आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, ये अलग अलग हो सकते हैं। वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो भी बताएंगे आपको। और यहाँ पे हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड के एनोड्स, सोडियम अल्कोक्साइड बन गया। जब इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो Na और X बाहर निकल जाता है आपका और ईथर बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं विल्मसन सिंथेसिस। और यहाँ से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हो। सिमेट्रिकल ईथर का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन की साइड में जो R ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया R की जगह CH3 OCH3, अब कौन सा ईथर है ये, सिमेट्रिकल। दैट मीन ऑक्सीजन की दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर एक साइड 2 कार्बन चेन हो, एक साइड एक है, तो कैसा हो जाता है, अनसिमेट्रिकल ईथर। लेकिन और जब ये इसका मैकेनिज्म किया जाता है स्टूडेंट्स, तो ये मैकेनिज्म कौन से पाथवे से जाता है, SN2 से जाता है, ठीक है। तो SN2 में क्या होता है आपका, जब लिविंग ग्रुप वाला है और जो टेकिंग वाला, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो SN2 का जब हम ऑर्डर देखते थे स्टेबिलिटी वाले, तो सबसे अच्छा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप ये अल्काइल हैलाइड टर्शियरी ले लेते हैं हम, तब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ईथर ना बनने की बजाय एल्कीन बन जाती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इसके लिमिटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि SN2 से जाता तो टर्शियरी होने की पॉसिबिलिटी, ईथर नहीं बनता, एल्कीन बन जाती है अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लोगे, ठीक है। ये वाली थिंग्स है। और सिंपल हम ईथर की प्रिपरेशन आप जर्नल लेके करवा सकते हैं। और अगर मैकेनिज्म्स करना चाहिए तो आपको क्या करना है, RX के साथ बेस के साथ, तो फर्स्ट टर्म प्रोटोनेशन होगा RO नेगेटिव, बाद में ये नेगेटिव यहाँ टेक करेगा और X बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म्स आपका कर सकते हो, नहीं आए तो बता देना, हमने अलग से वीडियोस बना देंगे। ये ईथर की दूसरी प्रिपरेशन मेथड थी, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, ईथर प्रिपेयर कर सकते हो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके इसमें 2 ही दे रखे थे। वैसे अगर आप दूसरी बुक्स प्रदीप या SV जौहर या दूसरे किसी राइटर की फॉलो करोगे तो उसमें आपको 5 से 6 मेथड मिल जाएंगे। तो वो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उनका भी आपको सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही देखना है, मैकेनिज्म्स की नीड नहीं है, ठीक है। ये 2 तो अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये तो थी आपके पास ईथर की प्रिपरेशन। बाद में आपसे पूछता है स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या पूछता है आपसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हम क्या देखा जाता है कि लोअर वाले हैं आपके पास गैसेज, और फिर जो हाइयर वाले हैं वो आपके पास किस में मिलते हैं, लिक्विड मिलते हैं, ठीक है। लोअर वाले में लिक्विड है, जैसे आप अगर नॉर्मल जो ईथर, और ईथर एज ए बेटर सॉल्वेंट भी माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर आपने बाहर रख दिया तो अपने आप ही उठ जाता है, ये बॉइलिंग पॉइंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जैसे हमें रिएक्शंस लैब में करनी पड़ती है ऑर्गेनिक वाली, तो आप ईथर को एज ए बेटर सॉल्वेंट माना जाता है। जैसे आप सॉल्वेंट का काम रिएक्शन में, फिर बाद में आपको जो मेन प्रोडक्ट आपने बनाया हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो बाद में हमें जो सॉल्वेंट होता है उसको रिमूव करना पड़ता है किसी मेथड्स का यूज करके, क्या वो हीट कर रहे हो या दूसरा कोई मेथड। लेकिन ईथर में हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो अपना रहे हो प्योर अपने आप ही उठ जाता है ईथर, फिजिकल स्टेट्स। तो और उसके बाद में कोई कलर नहीं है, कलरलेस लिक्विड होते हैं। और सेकंड थिंग्स इसकी बात करें सोल्युबिलिटी, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वाटर में स्प्रैंगली सोल्यूबल हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें इसमें सोल्युबिलिटी आप बता दोगे जर्नल वाली, और बॉइलिंग पॉइंट्स में या बात करें जर्नल,
तो एक तो आपके मास के ऊपर डिपेंड करता है और ब्रांचिंग के साथ तो घट जाती है। अगर मान लो एक 2 कार्बन लगे हुए, एक में 5 कार्बन है, तो उसका ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और वैसे इनका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से भी कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो बेसिक थिंग्स है, आप कर लोगे इसमें। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं आपके केमिकल रिएक्शन से। तो रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे। वैसे स्टूडेंट्स इसकी इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती, केमिकली इनर्ट ही रहता है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता ईथर। जैसे अल्कोहल में तो बहुत सारी रिएक्शन हमें पढ़नी पड़ती थी। जैसे एक बार कोक्सीनोज का बॉन्ड यूज हो रहा है, वो वाली देख रहे थे हम। एक बार ऑक्सीजन और कार्बन वाले दोनों की देखी थी। तो अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव था, ईथर इतना नहीं होता, तो इसकी केमिकल रिएक्शंस भी कमी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करता है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपका कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये जो बेसिक है वो इसमें डिस्कस करेंगे हम, जहाँ पे आपका एरोमेटिक ईथर हो। जैसे मान लो कि ये आपके पास बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे ओ मैंने आर कुछ ले ली, तो ये एरोमेटिक ईथर हो गया। अब इस एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करनी है। तो बस ध्यान रखना है ये वाले ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा आपको ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे लगाना है। मान लो आपको ऐसे दे रखा है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस में H2SO4, तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन होती है, ये नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफाइल जर्नेट होता है NO2। तो आपको क्या करना है, सीधा प्रोडक्ट लिखना है OCH3। एक बार तो ऑर्थो पे लगा दोगे स्टूडेंट्स NO2 ग्रुप, एंड सेकंड आप क्या करोगे, पैरा पे लगा दोगे OCH3 NO2 ग्रुप अगर नाइट्रेशन है। सेकंड थिंग्स, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 इस टाइप से, तो यहाँ पे सल्फोनेशन जब हम रिएक्शंस करते हैं तो आपके पास ऑर्थो पोजिशंस पे आपके SO3H और ऐसे ही स्टूडेंट्स आप पैरा वाले पे बना दो। अगर मान लो ये अल्काइलेशन रिएक्शन शो करता, तो अल्काइलेशन में ये अल्काइल लाइट के साथ में रिएक्शन होती, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे R ग्रुप लग जाता। और एसाइलेशन होता है स्टूडेंट्स ग्रुप RCOX, इस ग्रुप को बोलते हैं हम एसाइलेशन। तो अब की बार ऑर्थो पैरा पे कौन सा लग जाता है, RCO। वैसे इसकी 2-3 ही करने हैं। हेलोजिनेशन होता है तो हेलोजन्स भी आपके ऑर्थो और पैरा पे लग जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है आपका, ठीक है, और ज्यादा नहीं करते ये रिएक्शंस। दो इसकी प्रिपरेशन मेथड थे, तो इधर काफी छोटा है और आप किसके जनरल यूज कर सकते हो, जैसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे सोलवेंट यूज किया जाता है आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन के लिए, तो आप इसके 2-3 यूज कर सकते हो। और ये फिजिकल, तो इथर तो इतना ही था आपका। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें करनी है फिनोल। फिनोल की केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो तो सारी सेम ही होती हैं, तो थोड़ी सी बता देते हैं आपको। एक सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब कर लेते हैं आपके फिनोल्स की, ठीक है। फिनोल तो होता क्या स्टूडेंट्स, फिनोल और अल्कोहल में क्या डिफरेंस था। अल्कोहल में तो जो आपकी चेन होती थी R ग्रुप एलिफेटिक था आपके पास, लेकिन अगर कोई एरोमेटिक रिंग है वहां आपने H को रिप्लेस कर दिया उससे, तो क्या हो जाता था आपका फिनोल। तो फिनोल की केमिकल रिएक्शंस अगर देखें तो आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक तो शो करता नहीं है, इसका रीजन हमने हेलोरिन वाले में बताया था आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो इसमें आपको कैसे करने हैं, जैसे मान लो कि ये आपके पास फिनोल है, अभी जो किया था ना सेम थिंग्स, यहाँ पे भी जो भी ग्रुप्स आएंगे आपके वो सारे ऑर्थो और पैरा पे लगेंगे, लेकिन इसमें एक सोलवेंट का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ये वाली रिएक्शन आपको हेलोजिनेशन दे रखा है, मान लो Br2, अगर सोलवेंट एक में CH2 डाल दिया और एक बार Br2H2O डाल दिया, तो इस वाले में जब पानी डालते हैं तब तो यहाँ पे स्टूडेंट दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे हेलोजन ग्रुप लग जाता है और एक पैरा पे। लेकिन अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर, तब यहाँ पे ग्रुप लगेंगे ऑर्थो और पैरा पे। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखने वाला था। ऑर्थो पे लग गया और देन किस पे लग गया, OH और Br पैरा पे लग गया, ठीक है। अगर आपको लिख रखा है कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 वाला, तो आपके नाइट्रेशन रिएक्शन है, तो आपको क्या करना है, ऑर्थो पे और पैरा पे लगा देना है। वैसे इसका पैरा मोस्टली ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर का मतलब अगर मान लो कि पूरी रिएक्शन में ये प्रोडक्ट आपका 100% बन रहा है, तो 70% आपका पैरा बनेगा, 30% आपका ऑर्थो रहता है। वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर मान लो कि सल्फोनेशन वाली करवा रखी है, तो आपको फिनोल का ऐसे कैसे रखना है, बस ऑर्थो पोजिशंस पे और पैरा पोजिशंस पे क्या लगा देना है, SO3H ग्रुप। तो काफी आसान है स्टूडेंट्स। और अगर इसी रिएक्शन को लिख रखा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल रखा है, अल्काइलेशन में आपको अल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन मिलेगा। मान लो पेपर में आपको दे दिया यहाँ पे C2H5, तो आपको कुछ नहीं करना, फिनोल दिखा आपको, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला पार्ट
जो भी रिएक्शंस है यहाँ पे X तो नेगेटिव है तो C2H5 को आपको ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे लगा देना है। C2H5 किया आपने ऑर्थो पे और नेक्स्ट किस पे किया स्टूडेंट्स, पैरा पे C2H5। अगर इसी रिएक्शन को आपसे बोल देता एसाइलेशन, ऐसे कह देता RCOCl, R की जगह लिख देता वो CH3CO, तो अब की बार आप क्या करते, फिनोल का ग्रुप ऐसे कैसे COCH3 एक ऑर्थो पे ऐसा कैसा पैरा पे बना देते हैं। तो ये तो जनरल वाली रिएक्शंस आप कर सकते हो। अगर मान लो स्टूडेंट्स इसी की रिएक्शन आपकी करवा रखी है K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की हम बात करें, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कोई हो सकता है आपका, सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, तब आपके पास क्या हो जाती है, यहाँ पे बनती है बेंजोक्विनोन। ये जो एरोमेटिक रिंग ऐसे लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर दो बन जाते हैं और ये दो ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, Na2Cr2O7 या KMnO इस टाइप का ले सकते हो, तब बेंजोक्विनोन बनाना है। और ये सोलवेंट वाला ध्यान रखना है, और सभी में आपको सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे बनाना है। मेजर बताना चाहो तो पैरा कर सकते हो। तो ये तो सारी किसकी रिएक्शन थी, फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। और प्रिपरेशन आप करोगे तो डाउज प्रोसेस, हमने जब आपको हेलोअल्कीन और हेलोअरीन करवाया था वहाँ डाउज प्रोसेस करवाया था कि कैसे आप क्लोरोबेंजीन लेते थे, NaOH डाल देते हो, ने फिर हाइड्रोलाइसिस करके फिनोल। एक रिएक्शन आपको क्यूमीन से कर लेनी है, एक ग्रिग्नाइड वाले से, जो प्रिपरेशन है। तो 3 प्रिपरेशन मेथड केमिकल रिएक्शन हमने करवा दी है। और अगर हम इसकी स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट की एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका, ठीक है। और जो भी आप वीडियोस देखते हो तो साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आप फिर से आपका टेस्ट होगा या पेपर होंगे तो आपको पूरी वीडियो फिर से ना देखनी पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये तो आपने सिंपल थिंग्स कर लिया। अब हम फिजिकल स्टेट बता रहे थे, तो फिजिकल स्टेट लोअर मान ले तो आपके लिक्विड ही मिलते हैं, हायर वाले सॉलिड्स मिलेंगे। और फिनोल की सोल्युबिलिटी बात करें तो ये भी आपका वाटर में सोल्यूबल हो जाता है आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ये भी पूछ लेते हैं आपसे एसिडिटी का, ठीक है। तो एसिडिटी में कैसे बताते हो कि फिनोल है, मान लो यहाँ पे आपको एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रखा है, एक बार डोनेटिंग। तो हमने आपको सिंपल सा बताया था, विड्रॉइंग और डोनेटिंग की एक सीरीज भी बता रखी है आपको। विड्रॉइंग ग्रुप है ना, हमेशा एसिडिटी को बढ़ाते हैं। एसिडिटी का मतलब कितना इजीली वो प्रोटॉन को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और डोनेटिंग का मतलब होता है देना, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्पर्स करके नेगेटिव चार्ज को पूरी रिंग पे और एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो आपने मान लो कि एसिडिटी के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो सबसे पहले चेक कर लो कि कैसा ग्रुप लगा है, विड्रॉइंग है डोनेटिंग। विड्रॉइंग देखते ही पता चल गया आपको कि एसिडिटी को बढ़ाएगा। और कई बार मान लो कि आपको विड्रॉइंग 2 दे रखी हो, तो हमने आपको -I और +I सीरीज डायरेक्टिंग सीरीज लिखवा रखी है, ठीक है, GOC वाले वीडियोस में। तो वहां से आप देखोगे तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा तो वो एसिडिटी बढ़ा देगा। अगर वो भी दोनों बराबर है फिर आप नंबर भी चलते हो, ये भी बताया था ना आपको DNP रूल के अकॉर्डिंग। अगर उसमें देखते हैं इंडक्टिव में डिस्टेंस देख लिया क्लोज, फिर नंबर पे, फिर पावर पे। लेकिन इसमें एक स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपसे कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, मान लो एक बार तो NO2 यहाँ लगा आपका, एक बार यहाँ लगा है, तो ऑर्थो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक मिलता है कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर हम इसको ऐसे लिखें यहाँ पे, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से प्रोटॉन इजिली नहीं दे पाए, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद इन ए मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो सकती इतनी दूर। तो इसलिए यहाँ पे इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है ऑर्थो वालों की पैरा से, ठीक है, और मेटा वाले की सबसे कम रहेगी। तो ये हमने आई थिंक सारी चीज कवर कर ली है। उसके बाद हमने मीथेनॉल और इथेनॉल के आपके यूजेज वाला था, वो भी आपको बता दिया था, एक वीडियोस में आई थी उसमें भी। तो मीथेनॉल और इथेनॉल के और डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है आपका, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। डीनेचुरेशन करते हैं अल्कोहल में ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ना रहे, तो उसमें कॉपर सल्फेट या इस टाइप का कोई कंपाउंड मिला देते हैं, डाइज उसको बोलते हैं। और 100% अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये सारे एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, और वो उनकी यूजेस भी अच्छे से देख लेना। अभी आपको लगता हो कि कोई टॉपिक रह गया हो, हमने बाई चांस मिस हो गया हो तीनों वीडियो से, तो आप वो कमेंट कर देना इस वीडियोस के, तो हम अगली वीडियोस बना देंगे उसकी, अल्कोहल फिनोल ईथर में कोई टॉपिक जो रह गया हो जिस पे आप मैकेनिज्म आते हो तो उसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, कुछ हेल्प मिल रही होगी आपको वीडियोस कंटेंट से। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।